दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर एक्सचेंज जिस पे आप काम कर रहे हो, जो भी एक्सचेंज आप यूज कर रहे हो, अगर वो एक्सचेंज ही आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट कर दे तो कितनी बेस्ट आपके लिए चीज हो जाएगी कि आपको वो चीज करने की जरूरत ना पड़े। हमारे अगर हमारी कंडीशन देखें तो हमारी कंडीशन में जो हमारा एक्सचेंज है वो है एनएससी। एनएससी की तरफ से हुआ क्या, आज की बात की जाए, आज क्या हुआ कि आज हम जब करेंसी मार्केट में काम करते हैं तो वहां पे स्पेशली यूएसडी एनआर की जब मैं बात करता हूं तो यूएसडी एनआर के अंदर ना काफी सारे लोगों के छोड़ो सबके ही मैसेज ये थे कि भाई हम यहाँ पे 50 लॉट से ज्यादा में ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया? उनको ये बात पता नहीं थी, और जिनके लिए ये बात नहीं थी ना, वो लोग वीडियो को ध्यान से समझना, आपको ये पता लगेगा कि आपके लिए आपका रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए पता है कौन बैठा हुआ है यहाँ पे? एक्सचेंज बैठा हुआ है। अब कैसे काम करता है समझो। नॉर्मल कंडीशन में होता क्या है, नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई भी इंसान किसी चीज को बाय कर रहा है, ठीक, तो एक यहाँ पर सेलर होना चाहिए। मान लीजिए मैंने बोला मुझे 10 शेयर बाय करना है भाई, तो यहाँ पे 10 शेयर को सेल करने वाला होना चाहिए। क्या आपको याद है कि जब यस बैंक के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी तो वहां पे आप देखोगे तो आज सर्किट लगा, अगले दिन भी सर्किट लगा, ऐसे करके सर्किट्स लगते गए और बहुत ज्यादा कह सकते हो बिकवाली चलती रही। उस कंडीशन में क्या होता था, बार बार सर्किट लगते थे, किसके? स्टॉक्स के। बट यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि करेंसी जब हम बात करते हैं तो करेंसी एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करती है? करेंसी रिप्रेजेंट करती है कि हमारे देश के अंदर कितनी स्टेबिलिटी है। अब मान लीजिए आप एक व्यापारी हो जो अमेरिका में काम करते हो, आप इंडिया में आकर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। उस कंडीशन में क्या आप किसी ऐसी करेंसी में इन्वॉल्वमेंट रखना चाहोगे, ऐसी करेंसी में अपना पैसा लगाना चाहोगे जहां पर आज की वैल्यू मान लीजिए 83 है, तो 4 दिन बाद वैल्यू 85 हो जाए और वो अगले दिन सो के उठे तो पता लगा 80 हो जाए? तो क्या ऐसी जगह पर या किसी ऐसी देश के अंदर, जैसे कि बात करें पाकिस्तान का, वहां पे यही हाल है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है करेंसी के अंदर दूसरी करेंसी के मुकाबले। तो ऐसी करेंसी में कोई भी देश इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। तो करेंसी जब ज़्यादा वोलेटाइल होती है या बोल सकते हो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन करती है ना, तो इस चीज़ का सीधा सीधा फर्क पड़ता है उस देश की इकोनॉमिकल कंडीशन के ऊपर। क्यों? बाहर से लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेंगे। क्यों? जैसे ही वो पैसा लगाएंगे पता लगा आज उनकी करेंसी का जो भाव निकला वो 83 के हिसाब से निकला, कल को वो बढ़ गया और परसों वो इतना ज्यादा गिर गया कि उनको बड़ा नुकसान हो गया बिना किसी व्यापार के किए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर ना सबके सब लोग, जितने भी लोग हैं, हमारी बोल सकते हो एक्सचेंज हो गया, ठीक, हमारे सीएम हो गए, हमारे पीएम हो गए, हमारे डीएम हो गए, हमारे देश का हर ऑफिसर, हमारे देश का हर कह सकते हो नागरिक क्या चाहता है कि हमारी करेंसी ना एक स्टेबल बनी रहे। स्टेबल कह सकते हो कि आज अगर उसका प्राइस 83 चल रहा है तो मैक्सिमम एक साल के अंदर अगर मूवमेंट आती भी है तो वो कुछ इस तरीके की मूवमेंट हो जहां पे मूवमेंट को कैच किया जा सके। अगर मूवमेंट ऐसी होगी कि आज यहां था, अचानक से कैंडल बनी है कि कैंडल में यहां आ गया, अगली कैंडल में नीचे चला गया, अगर कुछ इस तरीके का चार्ट बनेगा तो भाई कोई भी देश हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हर इंसान जो भी इंडिया में रहता है, जो भी इंडिया के पक्ष में सोचता है ना, वो अपनी करेंसी को मजबूत और अपनी करेंसी को स्टेबल रखना चाहता है, और यही सोच जो है वो एक्सचेंज की भी होती है। अब एक्सचेंज यहाँ पे क्या करता है उसको समझिए, बहुत ही मस्त चीज़ है जो एक्सचेंज हमारे लिए करता है। कैसे? अभी देखो, अभी प्राइस चल रहा है 83, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 83 प्राइस है ना, इसका एक सर्किट होता है, एक हायर जोन होता है और एक लोअर जोन होता है। इसको बोलते हैं हायर सर्किट और लोअर सर्किट। हायर सर्किट तब लगता है कि अचानक से कुछ अच्छी चीज हो गई, जैसे डॉलर के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज कुछ हो जाती है तो हमारा रुपया ऑटोमेटिकली गिरना चालू हो जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ भागना चालू हो जाएगा, इतनी तेज भागेगा कि ऊपर जाके ना एक लेवल पे, जैसे आप सर्किट चेक करोगे ना, तो आज अगर मैं दिसंबर मंथ की बात करूं तो 5 पॉइंट प्लस ऊपर की तरफ और 5 पॉइंट नीचे माइनस नीचे की तरफ, दोनों तरफ सर्किट्स हैं। अपर सर्किट की बात करें तो कितना बैठेगा यहाँ पे, अगर हम बात करें तो अपर सर्किट बैठेगा 88 के आसपास का, और लोअर सर्किट की मैं बात करूं तो यहाँ पे बैठेगा 78 के आसपास का। तो अगर अचानक से कोई मूवमेंट होती है, अचानक से पता नहीं कुछ भी ऐसा हो जाए, तो उस कंडीशन में ये यहाँ तक जाएगा और यहाँ जाकर ट्रेडिंग क्लोज कर दी जाएगी कि आज के लिए ट्रेडिंग सेशन रोका जा रहा है। क्या मुझे कोई कमेंट करके बताएगा कि नेक्स्ट आपको जो याद हो लास्ट टाइम कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या सर्किट लगा था और उस कंडीशन में क्या आपने पैसा कमाया था या गवाया था? कमेंट करके बताना। दूसरी चीज आती है, अगर हमारी करेंसी बहुत ही कुछ अच्छी चीज कर लेती है तो इसका मतलब क्या होगा, यूएसडीएनआर की वैल्यू नीचे गिरेगी। अच्छी चीज कर लेती है तो यहां पर भी ज्यादा अच्छी चीज कर लेने से भी नुकसान होगा। क्यों? जो दूसरे देश की करेंसी है ना, उसकी वैल्यू एक ही दिन में बहुत ज्यादा टूटना चालू कर देगी, जो कि गलत है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, लोअर सर्किट टच हो जाएगा। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इतना टाइम से काम कर रहा हूं, आज तक कभी भी मैंने ये फेस नहीं किया कि किसी चीज का कह सकते हो आज तक करेंसी के अंदर, यूएसडीएनआर के अंदर, की हायर सर्किट टच हो गया हो या लोअर सर्किट टच हो गया हो। ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि मैंने जो आपको लॉजिक समझाया कि हर इंसान देश का चाहता है कि करेंसी स्टेबल रहे। अगर करेंसी डिवैल्यूएट हो रही है, मैं एग्री करता हूं कि लास्ट ईयर आप देखोगे 73 प्राइस था यूएसडीएनआर का, आज वो 83 हो चुका है। मैं एग्री कर रहा हूं कि प्राइस बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब हमारे डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया कमजोर होता जा रहा है, वो अलग बात है। बट अगर मूवमेंट हमें स्टेबल रखनी है,
समझ रहे हो? इससे क्या होगा, दूसरे देश के जो व्यापारी है ना हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करने आएंगे कि भाई स्टेबल है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर स्टेबल गवर्नमेंट है देन डेफिनेटली यहाँ पे व्यापार होगा। तो अब यहाँ पे ये करते क्या है, यहाँ पर क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है, किसके द्वारा, एनएससी के द्वारा, जो आपका एक्सचेंज है ना उसके द्वारा। क्या रेस्ट्रिक्शन लगता है उसको समझिए। मान लीजिए मैं एक बड़ा प्लेयर हूं, मैंने देखा भाई मैंने 1000 लॉट बाय करके रखे हुए हैं, 1000 लॉट USD/INR के मैंने बाय किए हुए हैं। अब क्या हुआ, आज मार्केट क्लोज हो गई शाम के 5 बजे, बट रात के समय कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 24/5 मार्केट चलती रहती है, इस बात को ध्यान रखना। तो हम केवल क्या करते हैं, सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक ट्रेड कर सकते हैं, बाकी 24 घंटे पाँचों दिन USD/INR ओपन रहता है। तो बड़े प्लेयर ने देखा भाई रात को कोई गंदी मूवमेंट हुई है इंडियन मार्केट के साथ साथ, वहाँ पे उसने चेक किया कि गंदी वाली मूवमेंट हुई है, तो क्या किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बड़ा प्लेयर होगा मॉर्निंग जैसे ही मार्केट खुलेगी तो उस कंडीशन में क्या करेगा, वो भगदड़ के साथ में एग्जिट करेगा, लिमिट ऑर्डर की बजाय वो मार्केट ऑर्डर में एग्जिट करने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा, अगर मान लो उसको लगता है कि USD/INR नीचे गिरेगा तो वो अपनी बाय वाली पोजीशन एग्जिट करेगा, तो करते करते ऐसा होगा कि अचानक से इतनी ज्यादा पोजीशंस एग्जिट होनी चालू हो जाएंगी कि भाई पूछो मत। वहां पे क्या है, फिर वहां पे सर्किट लगने का डर लग जाता है, जो कि अलाउ नहीं करता एनएससी की भाई सर्किट लगने की जरूरत पड़े। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई बहुत अच्छी न्यूज आ जाती है, रात को देखा कि भाई रात को बहुत ऊपर वाली मूवमेंट आई, तो उस कंडीशन में भी जो ये जिसने बाय किया हुआ होगा वो क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पे मार्केट खुलेगी वो कहेगा फटाफट एग्जिट करो। समझ रहे हो, एग्जिट करो। यहाँ पे एग्जिट करने के हजारों ऑर्डर लगेंगे और ऐसा तो नहीं है अकेला ही बेचारा होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से फिर एग्जिट करने पर फिर से वो नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। इसका अपोजिट भी हो सकता है, मान लीजिए किसी ने 1000 लॉट्स को सेल कर रखा है, ठीक, हैजिंग पर्पज से, कल को मार्केट गैप अप खुलती है, गैप डाउन खुलती है, तो उस कंडीशन में वो भी ऐसी मूवमेंट करेगा। तो एनएससी यहाँ पे क्या करता है, जब भी यहाँ पे देखता है ओपन इंटरेस्ट, ओआई की बात करें, ओआई का डायरेक्टली मैं मतलब बोलूं तो ये मान के चलो कि भाई एक प्राइस है 83। मैं बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि हर नए इंसान को समझ में आ जाए। मान लीजिए 83 प्राइस खड़ा हुआ है, तो प्राइस ऊपर कैसे जाता है और नीचे कैसे जाता है उसको समझिए। 83 के बाद में मान लो 84, 85, 86, नीचे की तरफ बात करें तो 82, 81, 80, 79। तो क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर प्राइस है 83 के ऊपर प्राइस खड़ा हुआ है अभी, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मान लो नीचे की तरफ 10 लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 10 खड़े हुए हैं, यहाँ पे मान लीजिए 50 खड़े हुए हैं, ऐसे करके है। यहाँ पे ऊपर की तरफ बात करें, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे 10 हैं। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि नीचे से ऊपर की तरफ, मार्केट को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाने के लिए जो लोग हैं ना वो ज़्यादा पैसा झोंकने के लिए तैयार है, बिकॉज वो चाहते हैं कि ये ऊपर जाए। तो उस कंडीशन में हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। मार्केट मतलब वो पर्टिकुलर USD/INR की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट नोट्स बोले जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नोट्स के कितने लोगों ने यहाँ पे ट्रेड डाली हुई है, लाइक यहाँ पे बायर खड़े हैं, सेलर खड़े हैं, जो भी चीज़ें हो रही है ना उसकी कैलकुलेशन की जाए कि कितने कॉन्ट्रैक्ट नोट यहाँ पे ओपन है। मान लीजिए कोई इंसान बाय कर रहा है तो भाई किसी ने तो उसको सेल किया होगा ना, तो ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट नोट काउंट हो गया कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट नोट यहाँ पे ओपन है। ओपन या क्लोज वो तब होगा जब क्लोज हो जाती है वो ट्रेड, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई क्या होता है, ऐसे ही ओपन इंटरेस्ट में जब बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं, मान लीजिए बड़ा प्लेयर है, वो कहता है भाई मैं 10,000 क्वांटिटी एक साथ और बाय करना चाहता हूँ या सेल करना चाहता हूँ, गंदी मूवमेंट आने वाली होती है। तो उस कंडीशन में ओपन इंटरेस्ट के रेस्ट्रिक्शन के कारण एनएससी क्या करता है, एनएससी एक गेम प्ले कर देता है और सबके लिए करता है। और मैं कहता हूँ ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, इसके द्वारा हम कह सकते हैं अपना हमने रिस्क मैनेजमेंट कर लिया। ठीक, रिस्क मैनेजमेंट कैसे हुआ समझो। यहाँ पर ये होता है कि भाई हम अपनी तरफ से तो ऐसा नहीं करेंगे कि भाई एकदम से बाय पोजीशन थी हमारी तो हम क्या करेंगे, एग्जिट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाएगी, ऐसा ना हो। तो ये क्या करते हैं एनएससी वाले या कोई भी जो एक्सचेंज है, स्पेशली मैं एनएससी के साथ देख रहा हूँ, ये रेस्ट्रिक्शन लगा देता है कि आपको 50 लॉट्स पर लॉट, पर लॉट नहीं सॉरी 50 लॉट पर अकाउंट। अकाउंट मतलब कह सकते हो जैसे आपका जीरोधा है, ठीक, आपका एलाइज ब्लू है, आपका आप स्टॉक्स है। सो अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो आप किसी भी एक ब्रोकर के साथ में 50 लॉट से ज्यादा में ट्रेड नहीं कर सकते। मान लीजिए कल को मार्केट खुली, यहां पर मार्केट यहां पर बंद हुई थी और मार्केट यहां पे खुलनी है 9 बजे, ठीक, मार्केट खुली नीचे की तरफ गैप डाउन, यहाँ पर मार्केट खुली और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, जिसके कारण यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट के तहत एनएससी ने रेस्ट्रिक्शन लगाया। अब रेस्ट्रिक्शन का फायदा क्या होगा वो समझो। अगर मार्केट यहाँ पे खुली है, मार्केट यूँ चलेगी। अब जो बड़े प्लेयर है जिन्होंने 1000 लॉट बाय करके बैठे हुए हैं ना, उनको जो लॉस हुआ है
वो लॉस तो चल ही रहा है, नॉर्मली 10 पैसे 20 पैसे का लॉस चल रहा है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या है, अब ये लोग भागे ना अपनी पोजीशन को एग्जिट कर करके कि फटाफट निकलो भाई, निकलो यहाँ से, ऐसा कंडीशन ना बने। इसी तरीके से बहुत सारे लोग यहाँ पे मान लीजिए जब अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी, लाइक मैं भी बोलूँ अपनी तरफ से मैं भी करता, अगर अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी भाई नीचे मार्केट गैप डाउन खुली है 30 पैसे 40 पैसे, तो मैं चाहता हूँ लो भाई मेरे 1000 लॉट में बाय करना चाहता हूँ, मैं अपनी नई पोजीशन बनाना चाहता हूँ। तो एक्सचेंज इस बात को समझता है कि ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होगा, करेंसी में बहुत गंदे वाले फ्लक्चुएशन होंगे। इसके कारण क्या होता है, वो लोग यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, और रिस्ट्रिक्शन लगाना एक बिल्कुल सही कह सकते हो फैसला काउंट होता है। क्यों? उससे क्या होगा, उस दिन मार्केट ना पूरे टाइम मार्केट साइडवेज रहती है। क्यों? क्योंकि 50 लॉट से ज्यादा में आप ट्रेड कर ही नहीं सकते हो। 50 लॉट अगर आपके ऑलरेडी बाय साइड में पड़ा है ना, तो आप उसको एग्जिट कर सकते हो, बस इतना कर सकते हो। एग्जिट करके फिर से ट्रेड डालते हो तो वो कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप 1000 क्वांटिटी 2000 क्वांटिटी को बाय या सेल कर दो। तो इससे फायदा कहाँ हुआ? फायदा उन लोगों को हुआ जो लोग छोटी क्वांटिटी में काम करते हैं, 50 100 200 क्वांटिटी में। मान लीजिए कल को गैप डाउन खुलता है, तो आपको पता है कि करेंसी में लोअर सर्किट टच नहीं होगा, मुझे एक लिमिट से ज्यादा लॉस नहीं होगा, मेरा रिस्क जो है वो ऑलरेडी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के तहत एनएससी ने ऑलरेडी मेरे सामने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। और ये एक इंसान के लिए नहीं लगता है, ये सभी जितने भी लोग वहां पे ट्रेड कर रहे हैं उन सब के लिए काउंट होता है। और ये बहुत ही पॉजिटिव कह सकते हो एक सिग्नल होता है, क्या कि एनएससी भी चाहती है कि हमारी करेंसी जो है ना वो मैक्सिमम टाइम स्टेबल रहे, और स्टेबल जितनी ज़्यादा करेंसी होती है उस देश के लिए उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव काउंट किया जाता है। अब आप खुद सोचो, अगर यहाँ पर ऐसी कंडीशन बनती कि कल को एक न्यूज़ आती है, न्यूज़ बोलती है कि भाई मार्केट नीचे गिर सकती है, चलो जी यहाँ पे खड़े हुए हैं, मार्केट खुली यहाँ पर, अब क्या है सबकी हवा गोल हो गई। क्या हवा गोल हो गई कि भाई मैंने तो 1000 शेयर 1000 लॉट बाय किए थे, अब मुझे यहाँ पे नुकसान हो गया तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। अब जब इतने ज़्यादा एग्जिट ऑर्डर लगेंगे तो जो छोटे प्लेयर होते हैं ना, लाइक कह सकते हो 50 लॉट 100 लॉट वाले जो बेसिकली काम कर रहे हैं आपकी हमारी तरह, तो वो लोग पैनिक में आ जाएंगे। तो पैनिक में आकर क्या होगा, वो भी बिकवाली करना चालू कर देंगे, वो भी बेचना चालू कर देंगे। तो इससे होते होते क्या होने वाला है, इससे फिर वहां पे सर्किट्स टच होंगे, जो कि आज तक के मैंने यूएसडीएनआर के अंदर सर्किट टच होते हुए यूं नहीं देखा। क्योंकि यही कारण है कि जैसे ही एक लेवल से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट में चेंजेस आते हैं तो 50 लॉट्स या फिर 100 लॉट्स, इनके अंदर रेस्ट्रिक्शन लग जाता है कि बेटा तुम इससे ज्यादा में ट्रेड नहीं कर सकते। आपकी रनिंग पोजीशन कोई ऑलरेडी खुली हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, खुली पड़े रहने दो, मार्केट साइडवेज रहेगी। जब मार्केट स्टेबल हो जाएगी उस कंडीशन में आप ट्रेड को एग्जिट कर देना। अगर आप नई पोजीशन बनाने की सोच रहे हो, किस लिए कि बिकवाली हुई थी मैं तो और करना चाहता हूं, मैं और दबाकर ट्रेड करना चाहता हूं, तो इसी कारण इसको लाइक करेंसी मार्केट को बोला जाता है कि इसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। मान लो मेरे पास शायद 10 करोड़ रुपए हो, मैं कहता हूं मैं तो आज 10,000 क्वांटिटी में ट्रेड डाल दूंगा, बट मेरे भाई वहां पे आपकी ब्रोकर ने आपके ऊपर, ब्रोकर ने भी नहीं किया, एक्सचेंज ने किया होता है। क्यों? ब्रोकर तो बीच का बेचारा एक जरिया है, ये ब्रोकर है बेसिकली, और दूसरा ब्रोकर कोई दूसरी जगह बैठा है, मान लीजिए प्लान एक और एक दूसरा इंसान है, तो ये तो बीच का जरिया है जो कि हमारे ऑर्डर पहुंचाता है कहां तक के, एक्सचेंज तक। समझ रहे हो? तो यहां पर आपको ध्यान रखने की बात है कि करेंसी में काम करना क्यों सेफ रहता है। तो ये भी एक पूरा का पूरा कह सकते हो जो मैंने आपको समझाया ना, पूरा का पूरा लॉजिक आई विश ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब इसके अगेंस्ट अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी या स्टॉक्स की, देखो स्टॉक में अगर हम काम करते हैं तो क्या होता है, स्टॉक के अंदर क्या होता है, सीधा सर्किट टच होता है, या तो लोअर सर्किट टच होगा, ठीक, या फिर हायर सर्किट टच होगा। इन दोनों में से एक टच होगा, और जिसका भी टच होगा वहां पे क्या होता है, फिर वो ट्रेड करनी रोक दी जाती है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें, जब भी कभी न्यूज आता है या फिर कह सकते हो इलेक्शंस के कोई रिजल्ट्स आते हैं, मार्केट की कंडीशन ये रहती है कि मार्केट चाहती है कि जो गवर्नमेंट स्टेबल हो, ठीक, वही गवर्नमेंट अगर दोबारा बन जाती है देन उस कंडीशन में मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन है, ठीक। और अगर नई गवर्नमेंट बनती है और नई गवर्नमेंट जो बनती है वो पूरी तरीके से मेजोरिटी में नहीं है, उनके पास में पूरा बहुमत नहीं है, उस कंडीशन में क्या होता है, वो नेगेटिव माना जाता है। न्यूज़ किसके लिए? देश के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए। क्यों? अगर कोई भी कंट्री है, मान लीजिए इंडिया की ही मैं बात करता हूँ, तो इंडिया के अंदर जो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं ना, उनका सबसे पहला जो स्टेबल गवर्नमेंट की बात आती है ना, सबसे पहला ये कह सकते हो यही एक फर्स्ट लॉजिक होता है कि भाई वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट है या नहीं है। दूसरी बात आ जाती है उनके लिए कि वहाँ पर जो लेबर हैं वो किस माइंडसेट की हैं, क्या वहाँ पे जॉब करने के लिए लाइक कह सकते हो लोग मोटिवेटेड हैं, तो इंडिया में तो मोटिवेटेड है ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे बिक सकता है? जी बिक सकता है। क्या वहाँ से अपने प्रोडक्ट को मल्टीपल लाइक कंट्रीज के अंदर सेल किया जा सकता है? जी किया जा सकता है। अगर सारी चीज़ें बेस्ट हैं, सब कुछ अच्छा है, वहाँ पे वेदर कंडीशन कैसी है, लाइक कहीं ऐसी जगह तो नहीं होगी कि हमने अपनी फैक्ट्री लगाई और वो तो पानी में डूब गई, तूफान में आ गया, अर्थक्वेक हो गया,
ऐसी चीजें देखकर ही बिजनेसमैन अपने बिजनेस को स्टेबल करता है एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर। प्लस उसी के साथ में जब यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट आ जाती है तो उसको ये तो क्लियर हो ही जाता है कि यहाँ की जो इकोनॉमी है वो भी स्टेबल है। ऐसा नहीं है कि निफ्टी बैंक निफ्टी आज खुला यहाँ पर, कल को खुला कहीं और इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और प्रॉब्लम इतनी ज्यादा होती है कि पूछिए मत, क्योंकि व्यापार करने के लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत थी और एक स्टेबल करेंसी की जरूरत थी। तो जब हम यूएसडीएनआर की बात कर रहे हैं, काफी लोग पता है एक चीज और पूछते हैं कि भाई जीबीपी आईएनआर के अंदर भी तो आईएनआर आ रहा है, जेपीवाई आईएनआर के अंदर भी तो आईएनआर आ रहा है, यूरो की बात करें, यूरो आईएनआर की बात करें तो यहाँ पे भी तो आईएनआर आ रहा है। तो सबसे ज्यादा लाइक यूएसडी आईएनआर के बारे में ही क्यों बातें होती है और यूएसडी आईएनआर के अंदर ही ऑप्शंस के अंदर, यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर क्यों ट्रेड की जाती है। अगर आप जीबीपी की बात करेंगे, जेपीवाई की बात करेंगे, यूरो की बात करेंगे तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमारा व्यापार इन कंट्रीज के साथ में जो हो रहा है अच्छी बात है, ठीक। ये करेंसी पेयर जो बनाए गए हैं ना, इसलिए बनाए गए हैं। जैसे यूएसडीएनआर की बात करते हैं तो जितना भी हमारे पास डॉलर है प्लस हमारा आईएनआर के साथ में उसका जो रिलेशन निकल कर आएगा उसके ऊपर बात की जा रही है। प्लस हम मैक्सिमम जो डील कर रहे हैं वो डॉलर में कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल पेयर की बात करें, वो एक इंटरनेशनल पेयर काउंट होता है। तो इस वजह से भी डॉलर के अंदर जब काम किया जाता है तो कॉमन सी चीज आ जाती है वहां पर कि वॉल्यूम इतनी हाई होती है। और इसी तरीके से ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शंस में काम कौन करता है? इंडिया में जो व्यापारी है, लाइक इंडिया में अगर कोई व्यापारी है वो यहाँ पे रहकर अगर अपना व्यापार करता है और किसी कंट्री के साथ में व्यापार कर रहा है, वहां पे भी डॉलर में ही ट्रांजैक्शन की जा रही है। अगर व्यापार कर रहा है, मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट यहाँ से भेजा और 1 महीने बाद मुझे पेमेंट रिसीव होने वाली है, तो उस कंडीशन में अपनी पोजीशन को यहाँ पे हेज करूंगा। और हेज के कैसे करूंगा? मैं फ्यूचर में भी हेज करूंगा और मैं ऑप्शंस में भी हेज करूंगा। और उसको ना ये बात पता होती है, उसको ऑलरेडी बात पता होती है कि जो ऑप्शंस को मैं बाय कर रहा हूं फॉर हेजिंग पर्पस, ये जीरो ही होना है, ये जीरो ही होना है। और वो चाहता है कि ये जीरो ही हो जाए। क्यों? उसने तो ये हेजिंग के लिए किया था। अब जिस इंसान ने यहाँ पे कह सकते हो इसको सेल किया होगा, वो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग कर रहा है ना, वो इसलिए कर रहा है ताकि उसकी जो यहाँ पे फ्यूचर में क्वांटिटी बाय है वो क्वांटिटी एक लिमिट से नीचे जाएगी, तो वहां पे जाने पर उसको यहाँ पे जो लॉस दिखेगा ना वो लॉस रिकवर हो जाए। वो तो अपनी हेजिंग स्ट्रेटजी यूज कर रहा है। हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर काफी टाइम पे ना ऐसा होता है कि जैसे अभी मान लीजिए दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर के साथ में आप देखोगे जून मंथ, जुलाई मंथ, कभी कभी अगस्त मंथ, वहां पर ना अचानक से कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर मूवमेंट आती है कि अगस्त मंथ का मान लो 85 प्राइस है तो 84.25 के ऊपर आपको दिखाई देगा कि 1000 क्वांटिटी मैंने यहां पे पीई को बाय करनी है। ये किसी ने ऑर्डर डाला है। अब ये ऑर्डर कौन इंसान डालेगा? आप खुद कॉमन सेंस लगा सकते हो। ये वो इंसान होगा जो कि व्यापार कर रहा है, ये व्यापारी है, कोई पागल तो नहीं है कि मैं यहाँ पे 1000 क्वांटिटी बाय करना चाहता हूं। मान लीजिए इसका प्रीमियम चल रहा है 0.2000, तो भाई 1000 क्वांटिटी भी करेगा तो 2 लाख रुपए विदाउट एनी रीजन उसके जाने वाले हैं। क्यों? उसको भी पता है यूएसडीएनआर का ट्रेंड ऊपर की तरफ ही रहने वाला है, क्योंकि देश की इकोनॉमी जो है प्लस जो डॉलर की पावर है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि डॉलर को इंटरनेशनल लेवल पे यूज किया जा रहा है और वहां पे मल्टीपल देश उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं। और कॉमन सी बात है, वहां पे उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी की जाती है और हमारे रुपए में नहीं की जाती। तो उसको भी पता है, तो उसने जानबूझ के क्या किया, उसने हेज करने के लिए, हो सकता है कि उसको अप्रैल मंथ में कहीं से पेमेंट आने वाली हो, कॉमन सी बात है, इस कारण उसने अपनी पोजीशन को हेज किया है ताकि मैंने अगर यहाँ पे काम किया तो मुझे इससे ज्यादा का लॉस ना हो, वो लॉस जो है रिकवर हो जाए। कहां से? यहां जो मैं इसको हेज कर रहा हूं। ये बहुत सारी बेसिक लॉजिक वाली बातें हो जाती हैं जो आपको समझनी जरूरी है, जिसमें से आज एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या सीखी, जब भी रेस्ट्रिक्शन लगे कि 50 लॉट या 100 लॉट, तो वो दिन पता है किस काम के लिए होता है? छुट्टी मनाने के लिए। मेरे भाई, जबरदस्ती क्यों ट्रेड करनी? आपको कॉमन सेंस लगाना है कि जब आपको बताया है कि रेस्ट्रिक्शन लग गया, किस चीज का, क्यों लगा है, इसके पीछे का रीजन भी आपको क्लियर है, तो उस दिन आपको अपनी छुट्टी मनानी चाहिए। कॉमन सी बात है, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं आती कि मेरी ट्रेड का क्या होगा। अगर वहां पे आपके 1000 क्वांटिटी भी बाय पड़े हुए हैं ना, तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मार्केट उस दिन मैक्सिमम टाइम 99% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट उस दिन मार्केट साइडवेज ही रहने वाली है। क्यों रहने वाली है? क्योंकि एनएसई के रेस्ट्रिक्शन के कारण कोई भी इंसान ज्यादा बाय और ज्यादा सेल कर ही नहीं पाएगा। तो उस कंडीशन में आपकी जो कंडीशन है, जो आपकी पोजीशन है, वो उसी जगह पे स्टेबल होकर रुकी रहेगी, ठीक है। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखो, अगर ये जो कंडीशन है ये एक्सपायरी वाले दिन हो जाती है तो क्या होगा? तो ये बात ध्यान रखो, जो एक्सपायरी का टाइम होता है उस टाइम पे आपकी जो पोजीशन है वो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाती है, क्योंकि मान लो आपने बाय कर रखा है तो किसी ने सेल किया हुआ होगा, और इसके कारण क्या है, जैसे ही वहां पे ऑटो स्क्वायर ऑफ वाला टाइम आएगा तो दोनों की पोजीशन ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी, किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज की बात करें तो 50 रुपए आपके एक्स्ट्रा लगता है, जो कि कुछ भी नहीं होता है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो, ठीक। सो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करता हूँ। आई विश ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है ना, नंबर है 9837
482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो। अगर आप करेंसी मार्केट के बारे में लर्न कर रहे हो, सीखना चाहते हो, काफ़ी अच्छी चीज़ें, मैं यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ। एक्सप्लोसिव ट्रेड्स .in, आप इस वेबसाइट पर जाके इजीली रजिस्टर कर सकते हो और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे मैं अपडेट करता रहता हूँ, आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, सो इसी के साथ में मैं आज की वीडियो बंद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता ही क्या करना है, और किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो या फिर किसी टॉपिक पे वो वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, बाकी इस वीडियो का क्वेश्चन है 49+2 कितने होते हैं, ये मुझे कमेंट करके आप इस वाले नंबर पे प्लीज़ बताइए, ताकि मुझे पता लगे कितने लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा और कितने लोगों ने इस पर्टिकुलर लॉजिक को क्लियर किया। प्लीज़ सीरियस लोग ही मैसेज करें, जो सच में जो समझ पाए कि मैं कहना क्या चाहता था। टाइम पास लोगों की मुझे भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी दोस्तों, तो मैसेज ज़रूर कीजिएगा।